हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत सरकार ने महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति को मेजर करने के लिए जो अपना इंडेक्स है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके आधार वर्ष को चेंज कर दिया है। और जो नया आधार वर्ष बनाया गया दोस्तों, वो है 2024। सामने लिखा हुआ है, सब कुछ है। बट बात आती है कि आखिर 2024 क्यों चुना गया, इससे पहले कौन सा था, नया आधार वर्ष क्या होता है, इसके हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे और किसको कौन जारी करता है, किस तरीके से जारी करता है, ये हम सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि महंगाई को मेजर करना एक बड़ा चैलेंज भरा काम होता है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। और इसके लिए जनरली हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो दो तरह के चीज़ों को हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, जिसमें केवल वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं महंगाई के मापन के लिए। ठीक है। और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें उपभोक्ता जिस रेट पर वस्तुओं को खरीदता है, खरीद बिक्री करता है, उसके आधार पर हम चेक करते हैं। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। तो दोनों तरह की चीजों को सरकार देखती है, थोक मूल्य पर भी और कंज्यूमर प्राइस पर भी, होलसेल पर भी और कंज्यूमर प्राइस पर भी। अब इनका जो आधार वर्ष होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें हम सारे उपभोक्ता मूल्य और जो आपके थोक मूल्य है उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम पहले चर्चा करेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, कैसे है, किस तरीके से कौन जारी करता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय का नया बैच 16 तारीख से मैंने स्टार्ट किया है और इसमें अभी केवल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है, जस्ट इंट्रोडक्शन। तो अभी आप मेरे साथ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी IQ के ऐप पे जा करके इतिहास वैकल्पिक विषय को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें MK लाइव कोड के माध्यम से यूज करके आप डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं 14,999 रुपए में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, फरवरी बैच है और इससे भी कम पर प्राइस पर आपको मिल सकता है अगर आप आज बैच को ज्वाइन करते हैं तो। क्यों? क्योंकि विक्ट्री सेल है। कल पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अपनी बेहतरीन विजय हासिल की थी वर्ल्ड कप T20 में, तो आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है ना। और किसी तरह की कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिए या फिर मेरे इस चैनल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। लेकिन हाँ, कोड के बिना डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा। बाद में मत कहना कि मनोज सर ने आपको बताया नहीं। ठीक है। बात आती है कि देखिए, पहले जो आधार वर्ष था वो था 2012, अब जो है वो है आपका 2024। अभी चेंज कर दिया गया, 2024 को हमने 2024 को कर दिया। इसको जारी कौन करता है? जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, और उसके अंडर में आती है एक एजेंसी जिसे हम कहते हैं NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। वो इसको जारी करता है, इसके अंडर में करके। कब जारी किए गए? अभी 12 फरवरी को ये जारी किया गया था। ठीक है ना। और इसका पहला डाटा जो महंगाई मेजर की गई वो जनवरी 2026 की महंगाई को चेक किया गया और 2026 की महंगाई को हमने पिछले साल की सेम महीने की जनवरी से हमने कंपेयर किया। ये देखें, इसका मतलब हो गया कि जो पुराना आधार वर्ष था 2012, उसको हमने हटा करके कर दिया अब 2024। अब मुद्रास्फीति गणना 2024 के संदर्भ में की जाएगी, यानी कि इसमें पूरा का पूरा संरचनात्मक बदलाव आएगा। अब इसमें क्या क्या बदलाव आएगा, कैसे कैसे चीजें होंगी, तो देखिए, अभी इसमें जनवरी में जो आंकड़े बताए गए मुद्रास्फीति के, वो बताए गए कि हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है वो 2.75% है, जिसमें से 2.73% की महंगाई जो है गांव में है और 2.77% की महंगाई शहर में है। खाद्य महंगाई 2.13% है और आवास हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.05% है। मोटे मोटे इतने आंकड़े को आप समझ सकते हो। ठीक है ना। बात आती है कि ये आखिर महंगाई का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, इस साल जो हमारी कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है और पिछले साल जनवरी की तुलना में इस साल कितनी कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसको चेक किया जाता है। यानी कि सेम महीने को पिछले साल के सेम महीने से कंपेयर करते हैं। अगर पिछले साल किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए थी और इस साल उसको हम 100 मान करके चलेंगे तो जनवरी में उस वस्तु की कीमत कितनी बढ़ गई है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2.75% किसी भी वस्तु की या किसी भी
चीज की, सेवा की। तो यानी कि पिछले साल अगर इस पेन की कीमत 100 रुपए थी, तो इस साल जनवरी में इस पेन की कीमत है 2 यानी कि 102.75 रुपया। 102। इतनी महंगाई बढ़ी है। यह सरकार के सीपीआई के आंकड़े के अनुसार है। खाने के मामले में यह 2.13% है। आवास के मामले में यह है। और यह जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की तुलना को बताता है। ठीक है ना। इतने आंकड़े आप जरूर एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। बात आती है कि आधार वर्ष क्यों बदला गया। देखिए 2012 की कीमत के आधार पर निकले तो 2012 की कीमत के आधार पर आज तक आते आते 12 साल में बहुत सारी चीजों को हम लोग महंगाई और संदर्भ में देख चुके हैं। बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। उपभोग का पैटर्न भी बदल चुका है। 12 साल बहुत लंबा समय होता है। उसी साल की कीमत के आधार पर अगर हम देखें तो समस्या हो जाती है। इसलिए कहा जाता है 5-7 साल में आधार वर्ष बदल जाना चाहिए। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि आधार वर्ष क्या होता है। देखिए आधार वर्ष कुछ नहीं होता। हम उस वर्ष को आधार वर्ष घोषित करने की कोशिश करते हैं जिस साल हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारे राजनीतिक स्तर पर, हमारे देश के स्तर पर या भौगोलिक विश्व के स्तर पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव ना पड़ा हो, कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना आया हो। ठीक है ना। उसको हम आधार वर्ष मानते हैं और उसी कीमत के आधार पर हम चीजों को कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आधार वर्ष के आधार पर नहीं करेंगे तो चीजें तो देखिए बहुत सारी चीजों की वजह से, बहुत सारी गतिविधियों की वजह से बदलती रह सकती हैं। उनकी कीमतें जो हैं बदलती रह सकती हैं। कभी हो सकता है संकट आ जाए और संकट के समय में चीजों का उत्पादन कम होता है, मांग बढ़ जाती है, तो क्या करोगे? वो नेचुरल प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस है और हम चाहते हैं फिक्स प्राइस। अगर 2024 में इस पेन की कीमत 100 रुपए है तो सोचिए पिछले साल की भी 2026 में भी इसी 100 रुपए को मान के चलेंगे, 2028 में भी इसी को 100 रुपए मान के चलेंगे। महंगाई इसमें कितनी बढ़ती जा रही है उसको चेक करेंगे। लेकिन अगर वर्तमान कीमत को आधार पर करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। कैसे? क्योंकि भाई संकट के समय में जब 2020 का संकट आया, 2020 में मार्च के बाद में सारी चीजें बंद हो गई और उस समय कुछ चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उत्पादन कम था, डिमांड बढ़ गई, तो लोगों ने मुनाफाखोरी की थी। यही जरूरी पेन, यही मोबाइल फोन, यही दवाइयां, यही खाने पीने की चीजें डबल ट्रिपल रेट पर मिलने लगी थी, मिल रही थी ना। तो क्या उस कीमत को वास्तविक कीमत समझा जा सकता है? नहीं, वास्तविक कीमत नहीं थी। वो तो मार्केट का आपने फायदा उठाया एक डिजास्टर के समय में, एक आपदा के समय में, तो वो गलत है। इसलिए आधार वर्ष के आधार पर देखें। जैसे मैं कहूं कि 2020 में इस पेन की कीमत जो 2019 में 100 रुपए थी, 2020 में मार्केट में कुछ बन नहीं रहा, इसी पेन की कीमत 150 रुपए हो गई, तो 150 एक्चुअल प्राइस नहीं है। एक्चुअल प्राइस तो डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार तय होना चाहिए, लेकिन यहां तो आपने फायदा उठाया मजबूरी में, मार्केट नॉर्मल कंडीशन में नहीं था इसलिए। और दूसरा, बदला इसलिए भी जाता है, बदलने के पीछे एक कारण होता है उपभोग पैटर्न। क्योंकि 2012 के बाद सेवाओं, डिजिटल खर्च, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष तौर पर खर्च बढ़ गया है। पुराने भारांश में 2011-12 के सर्वेक्षण के आधार पर थे, जो अब प्रासंगिक हो गए हैं। नया डेटा HECC घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर नए डाटा इसमें आ गए हैं, इसलिए हमने आंकड़े भी इसके बदल दिए। बास्केट में भी पहले हम क्या करते थे, वस्तु और सेवाएं दोनों को मेजर करते थे। अब इसमें कंडीशन क्या है कि अब हमारे खर्च में टेलीकॉम प्लान खर्च बढ़ गए हैं, डिजिटल खर्च बढ़ गए हैं। भाई घर में आपका क्या इंटरनेट सर्विस बढ़ गई है, मोबाइल फोन के खर्च बढ़ गए हैं, ऑनलाइन बाजार की कीमतें जो है वो आपको इफेक्ट कर रही हैं। इसलिए कंज्यूमर सब्स्टिट्यूशन वॉइस के आधार पर हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको बदलने की कोशिश की गई। कार्यप्रणाली, पहले इसमें घर वगैरह शामिल नहीं था, एक्सक्लूड था, घर नहीं शामिल करते थे। अब हम इसमें घर को भी शामिल करते हैं, हाउसिंग सेक्टर, गांव के हाउस का रेंट वगैरह भी इसमें शामिल करते हैं। एक अंतर ये आ गया, यानी ग्रामीण आवास मुद्रास्फीति को शामिल
किया गया है इस बार। इसीलिए आपकी मुद्रास्फीति 2.05% है घरेलू आवास की। और डाटा संग्रह जो है, पहले हमने देखिए भौतिक स्तर पर देखा जाए और ऑनलाइन के स्तर पर देखा जाए तो इतने बड़े लेवल पर हमने डाटा संग्रह किया है। पहले लिमिटेड लेवल पर होता था, ऑनलाइन बहुत कम हो पाता था, तो ये भी है। अब इसका अर्थव्यवस्था पर, मौद्रिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए प्रभाव भी बहुत जानना जरूरी है। देखिए आरबीआई की कोशिश ये रहती है कि मुद्रास्फीति 4% के आसपास रहनी चाहिए, +-2, यानी कि 4 से लेकर के 6% के बीच में। यह सबसे अच्छी मुद्रास्फीति मानी जाती है, क्योंकि इतनी महंगाई हम लोगों को मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ती रहें, थोड़ी थोड़ी, तो हम लोगों की इनकम भी बढ़ती है कि भाई महंगाई बढ़ेगी तो थोड़ी सी हमारी इनकम भी बढ़ेगी, हमारा माल महंगा बिकेगा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसका मतलब है कि इससे ज्यादा होने पर परेशानी आती है, ज्यादा महंगाई होने पर दिक्कत आती है, और इससे कम हो तो भी मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसलिए गुड टॉनिक फॉर इकोनॉमी माना जाता है 4% इकोनॉमी को, और आरबीआई इसी को लक्षित करना चाहता है कि इसके बीच में रहे। इसलिए तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को इसमें समेटा है। दूसरा, फ्यूचर प्रूफिंग, डिजिटल टेलीकॉम सर्विसेज को अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तो वो भी खर्च इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा काफी ज्यादा खर्च है। अब हर व्यक्ति के पास कम से कम 2 सिम है, घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अब सोचिए कि महीने का लगभग 2-3 हजार, 4 हजार रुपया ऐसे ही खर्च हो रहा है, इंटरनेट से मिला करके, डिजिटल सर्विसेज मिला करके, ऑनलाइन मार्केटिंग, सारी चीजों से मिला करके, सारी चीज। तीसरी, इसका बड़ा फायदा नीतिगत आत्मविश्वास। जब बेहतर डाटा होगा तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर अपना निर्णय लेने में आसानी से काम कर पाएंगे। जब महंगाई की सही स्थिति पता होगी, तभी तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के तहत सही डिसीजन ले पाएगा कि हमें रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, किसको करना चाहिए। और वर्तमान जो मुद्रास्फीति है 2.75% की, वो ब्याज दर निर्णय के लिए अनुकूल है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए। ये इसकी वजह से आया है। ओके। और सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखिए, महंगाई भत्ता, सरकारी कर्मचारियों को इसी के अनुसार वेतन और वेतन डीए वगैरह जो भत्ते वगैरह होते हैं, उसकी एक नई श्रृंखला जारी की जा सकती है। भाई आपके खर्च बढ़ रहे हैं तो भाई आपको महंगाई भत्ता दिया जाए। वास्तविक आय, जीवन यापन के लिए लागत का सटीक मापन नागरिकों की वास्तविक क्रय शक्ति को बेहतर तरीके से दर्शाएगा कि आपके लिए वास्तव में कितनी जरूरत है और कितनी आपकी क्रय शक्ति है। कहीं ऐसा तो नहीं है उधार लेकर के आपको खर्च चलाना पड़ रहा हो। कल्याणकारी योजनाएं, बजट आवंटन अधिक कुशल होगा, क्योंकि यह वास्तविक लागतों पर आधारित होगा कि भाई बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत कितनी है, सही कीमत कितनी है, उसी के अनुसार सरकार अपनी कल्याणकारी योजना के लिए बजट जारी कर पाएगी। अगर हमें कीमतें ही सही ढंग से बताना होगी तो बताइए कितना बजट जारी करें। तो अव्यवस्थित तरीके से बजट जा सकता है, यह है। और इससे क्या होगा, ओल्ड और न्यू के बीच में एक लिंकिंग फैक्टर है। एनएसएसओ ने 2013 से लेकर के दिसंबर 2024 तक की बैंक सीरीज प्रदान की है, जिससे एक लिंक सीरीज हमको पता चलती है, जिससे कि पुराने और नए डाटा के बीच तुलना संभव बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सब किया है, ये है। तो इसलिए अब इसको देखा जाए तो मुख्य परीक्षा के लिए इसमें यह नीतिगत विश्वसनीयता की आधारशिला है। यह उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में परिपक्वता को दर्शाता है कि हम नई नई सर्विसेज को, नई नई चीजों को ऐड कर रहे हैं। ग्रामीण आवास और डिजिटल इकोनॉमी को हमने इसमें समावेशी करके इसको यथार्थवादी बना दिया, रियलिस्टिक बना दिया। और डाटा की निरंतरता बनाए रखना, जिसका समाधान लिंकिंग फैक्टर के माध्यम से संभव हो सकता है, वो इसमें हमने शामिल किया है। तो ये सारी चीजें इसके माध्यम से संभव हो पाई हैं। अब आप समझ लीजिएगा। तो प्री के लिए मोटा मोटा नया आधार वर्ष 2024, पहला डाटा जनवरी 2026, हेडलाइन इन्फ्लेशन 2.75, सर्वेक्षण स्रोत HCEC, मुख्य बदलाव ग्रामीण आवास और ऑनलाइन मूल्य, और डाटा संग्रह 12 शहरों में ऑनलाइन बाजार के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना, इनको आप देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको @मनोज कुमार हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और मेरी सभी क्लासेस की PDF PPT आपको मिलती रहेंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग इस क्लास को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और
मोटिवेशन बढ़ाइए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करना। थैंक यू।